अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नुमान चौधरी और आज हम बड़े डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एवरग्रांड एक कंपनी है बेसिकली चाइना की जो कि बैंकरप्सी के बिल्कुल करीब आ गई है और इसके मतलब बहुत सी क्या सराहियां की जा रही हैं, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जनाब इस पे इफेक्ट हो सकती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, जैसे 2008 में लेमैन कंपनी की वजह से हुई थी। बहुत से बैंक्स बैंकरप्ट हो सकते हैं और इस कंपनी का हिसाब अगर लगाना चाहें, इसके हिसाब से मतलब इसका साइज अगर देखना चाहे तो इसके 1300 रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट, ये रियल एस्टेट की चाइना की दूसरी बड़ी कंपनी है। और चाइना आबादी के हिसाब से, साइज के हिसाब से एवरीवन नोज कि दुनिया के बड़े कंट्रीज में आता है सबसे बड़े। और इसके 1300 प्रोजेक्ट इस वक्त हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 1300 प्रोजेक्ट्स और 280 शहरों में इस वक्त चल रहे हैं। और इसके अंदर अगर दूसरी चीज अगर बात करें वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सी कंपनियों को ओन करती है। अगर टेक्निकल लेवल पे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी मतलब ग्वांगजू की एक है चाइना में, उसको भी इन्होंने खरीदा। इसके अलावा बहुत सी अदर कंपनीज इनके अंडर आती हैं, छोटी छोटी कंपनीज इसके बेसिकली ये कंट्रोल कर रही है। और लेकिन मेन इनका फोकस जो है वो रियल एस्टेट आता है। रियल एस्टेट ही सबसे बड़ा जो ना मतलब इनका मेन कोर बिजनेस है। अब प्रॉब्लम क्या है एवरग्रांड के इस वक्त? जो प्रॉब्लम ये है कि एवरग्रांड इस वक्त सबसे बड़ी लाइबिलिटीज के अंदर फंस चुकी है। इतनी ज्यादा लाइबिलिटीज हैं कि आपको सादा अगर लफ्जों में बताया जाए, जो डेबिट है, जो लोन है सिर्फ इस कंपनी के ऊपर, वो तकरीबन मैक्सिमम अगर बात की जाए नॉर्मली अंडरस्टैंडेबल वो $310 बिलियन का लोन इसके ऊपर चढ़ चुका है। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि $310 बिलियन का सिर्फ इसके ऊपर लोन है। इसमें कितने बैंक्स समा जाते हैं, कितने बैंक्स तबाह हो सकते हैं अगर देखा जाए, कितने मतलब कंपनीज को नुकसान हो सकता है। इसके अंदर अपने परफॉर्मेंस के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज रहे हैं। बहुत ज्यादा इनका एक किस्म का बुरा वक्त चल रहा है। असल में प्रॉब्लम चाइना की तरफ से चल रहा है कि चाइना गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी इसमें काफी इन्वॉल्व है, जो इन्होंने अटैक किया है इसके ऊपर। ये वो कंपनी है जिसपे मतलब चाइना डायरेक्टली जनाब इन्वॉल्व हो चुकी है, गवर्नमेंट उसके ऊपर इन्वॉल्व हो चुकी है कि यार ये कोलैप्स ना हो। अगर ये कोलैप्स हुई तो पूरी चाइना की इकोनॉमी तो कोलैप्स हो सकती है, इसके साथ साथ मतलब देखा जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली पता क्या कि 20% जो ये रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का आपको आइडिया दे लूं कि एक वक्त में मतलब इनके मतलब एक ये साल में 3 लाख घर जो है ये बेचती है, 3 लाख घर बेचती है बना के। इस वक्त करंटली उसकी जो बुकिंग चल रही है वो 15 लाख घरों के करीब है। ये छोटी अमाउंट नहीं है, 15 लाख घरों की बुकिंग जिनकी पेमेंट्स इनके पास है। इनके हाउसिंग के इनके इतने ज्यादा हैवी लेवल पे प्रोजेक्ट्स हैं कि आपको मतलब लाइक आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी कंपनीज भी मौजूद होती है। तकरीबन 20% दुनिया की जितनी कमोडिटीज हैं, जिसमें सरिया है, सीमेंट है और लोहा है, बेसिकली बाकी जनमना जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी है, प्लास्टिक, उसमें वो दुनिया की 20% कंजम्पशन बेसिकली वो इस कंपनी मतलब चाइना में इस्तेमाल होती है। और चाइना की सबसे बड़ी कंपनी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। आपको पता है लोहे की इंडस्ट्री, सही एक इंडस्ट्री, और ये सारी इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है। अगर ये कोलैप्स होती है तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है मैक्सिमम लेवल पे स्टॉक मार्केट्स को। हम बहुत टेक्निकल पे बात बाद में करेंगे स्टॉक्स के हवाले से, फिलहाल हम कंपनी के मतलब डिस्कस करते हैं। इन्होंने गवर्नमेंट के मतलब चाइनीज गवर्नमेंट के दरवाजों के ऊपर भी दस्तक दी है, इनको कोशिश की है कि हमें किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए, हमें किसी तरीके से कोई जनाब हमें मतलब कोई बैकडोर दिया जाए जिस तरीके से ये निकल सके। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से एवरग्रांड को बचा लिया जाए। मैं अभी अगर आपको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या इनका इस वक्त जनाब जो मामलात हैं वो मैं बताऊं तो आपको हैरान होगे कि तकरीबन एवरग्रांड के जो स्टॉक्स हैं, जिस शेयर्स हैं, वो 90% गिर चुके हैं पिछले चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर। अपने जो सबसे हाई पॉइंट्स है वहां से 90% मतलब अगर $100 पे अगर एक इनका शेयर गया तो ऑटोमेटिकली ये इस वक्त $10 पे आ गया है। मतलब $20 के करीब इनके शेयर चल रहे थे। अगर मेन इनका जो शेयर है एवरग्रांड का वो $20 के करीब करीब इसका स्टॉक चल रहा था, जो इस वक्त गिर के तकरीबन $2 के करीब चल रहा है। ये बहुत बड़ी वोटैलिटी होती है, ये बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है देखा जाए। आपको सादा लफ्जों में एग्जाम्पल दूं, ऐसे जैसे हम लोग बिटकॉइन के क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर क्रिप्टो की ट्रेडिंग में बिटकॉइन की ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं तो बिटकॉइन $1 लाख या $50,000 से एकदम से गिर के जनाब 5,000 के ऊपर आ जाए या 4,000 के ऊपर आ जाए, दैट्स अ वेरी बिग 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 क्रैश।
और ये ऑलरेडी हो चुका है इस वक्त, मतलब ये नहीं है कि होना है, हो चुका है। 80% 90% इनका जो है ना इस साल में ग्रोथ डाउन थी, माइनस में थी। इनका जो डॉलर का मतलब कंपनी का डॉलर का बॉन्ड है वो 70% गिर चुका है इस वक्त। इस वक्त उनका जो मेजर जो रियल एस्टेट के काउंटर पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, जितने मसले आ रहे हैं। लोग इनके दफातर के बाहर जमा हो चुके हुए, आप वीडियो में भी देख सकेंगे, लोगों का एहतजाज चल रहा है। 15 लाख वो लोग हैं, वो घर हैं, वो फैमिलीज हैं जिन्होंने पेमेंट दी हुई थी ताकि बुकिंग के लिए, जिनके घर इन्होंने बना के डिलीवर करने थे। इनका वॉल्यूम में साफ लगा लें कि ये सालाना 3 लाख घर सिर्फ देते हैं। अच्छा, इसका डेबिट क्या है? सबसे ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज है, जो मैंने पहले रफली एक आइडिया दिया आपको डिटेल में बता देता हूं कि किस तरह के डेबिट्स में ये फंसी हुई है। इस वक्त एवरग्रैंड बेसिकली 310 बिलियन डॉलर के कर्जे में है, जिसमें से 85 बिलियन डॉलर तो डायरेक्टली बॉन्ड्स एंड लोन्स की सूरत से में है, जो कि कंपनियों से बॉन्ड ले लिए हैं, सॉरी जो इन्होंने बॉन्ड इशू किए हुए हैं या बैंक से लोन लिए हुए हैं। इसके अलावा जो इनके ऊपर दूसरी लायबिलिटीज हैं वो तकरीबन 67 बिलियन डॉलर की है। ये शेडो बैंकिंग इसे कहते हैं। मुख्तलिफ इनकी अपनी कंपनी से इन्वेस्टमेंट उठाई जाती है, मुख्तलिफ कंपनीज इनकी अपनी ही, जिनको यहाँ ये कंपनियों जिनको सपोर्ट करते हैं उनको ये नफा देते हैं, उनका पैसा ये रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा 158 बिलियन मतलब 158 बिलियन डॉलर तकरीबन इनका जो है ना वो पेबल है। पेबल से मुराद ये नॉर्मली होता क्या है, जब बड़ी कंपनीज होती हैं सप्लायर्स को ऑर्डर करती हैं, सप्लायर पेमेंट सामान भिजवा देते हैं, बाद में उनके चेक इशू होते रहते हैं, क्लियर होते रहते हैं। नॉर्मली ये हर जगह होता है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, चाइना में भी, अमेरिका में भी, कि नॉर्मली कैश पे नहीं होता। बड़ी फॉर्म्स जो ना सप्लायर्स को ऑर्डर करती है पूरी कंपनी, वो फॉर एग्जाम्पल सरिये का ऑर्डर किया, वो फॉर एग्जाम्पल जी 1 करोड़ का सरिया चला गया, एग्जाम्पल देते हैं। अब वो 1 करोड़ की बजाय 10 या 20% उसकी एडवांस 20 लाख भिजवा दिया, बाकी उसकी चेक्स आ गए 6 महीने में, साल में क्लियर करने होते हैं। तो बड़ी कंपनीज इस तरीके से पेएबल अकाउंट्स के साथ चलती हैं, प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। अगर देखा जाए तो 158 बिलियन डॉलर का सिर्फ पेएबल अमाउंट है जो देनी है। आप हिसाब लगा लें इसमें कितनी बड़ी ये अमाउंट है और कितनी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो जाएंगी। ये बैंक्स नहीं है अभी सिर्फ, इसमें कितनी कंपनियां, मतलब सैकड़ों कंपनियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी जिनका लोन नहीं क्लियर होगा, जिनका पैसा स्टक हो गया हुआ है, जिसमें सरिया है, जिसमें बजरी है, जिसमें प्लास्टिक है, जिसमें वायर है, जिसमें मतलब देखा जाए इवन मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात हैं मुख्तलिफ तरीके से। अच्छा, इनका जितना मटेरियल रिसोर्स हो रहा था, जितना मटेरियल कर रहे थे, वो सारा किस्म का डेबिट में चला गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सप्लायर्स को भी कैश नहीं पे कर सकते, सप्लायर स्टक हो गए। जितने सारे सप्लायर्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आके स्टक हो जाएंगे। जब ये कंपनी अगर क्रैश हुई या बैंकरप्ट हुई या लॉस में चलेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्या कि बाकी सारी जनाब ये कंपनीज होंगी वो बैंकरप्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो सप्लायर्स थे इनके, वो उन्होंने सप्लाई करते थे सामान। ऑटोमेटिकली उनके पास फंड नहीं आएगा या उनको उम्मीद खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अगर उनका एक बजट फॉर एग्जांपल 10 मिलियन डॉलर था और उसमें 8 मिलियन या 7 मिलियन डॉलर तो फंसा होगा, वो जीरो हो गया ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली वो भी कंपनियां लॉस में चले जाएंगे। इसके अलावा मतलब सप्लायर्स की जो मनी जो ओन करते हैं ये तो एक बड़ी चीज है, लेकिन हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं अभी फर्दर अगर नेक्स्ट चीज के ये मार्केट क्रैश की एनाटॉमी क्या बनेगी, मार्केट क्रैश कैसे हो सकता है या हुआ है, ठीक है, या होने वाला आगे, ये पूरी दुनिया को कैसे इफेक्ट कर सकता है। देखिए, पता है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने सप्लायर्स हैं, वो बहुत ज्यादा, जो ये चाइना की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं एवरग्रांड के ऊपर। उनकी सादा कंपनी जो है एवरग्रांड के ऊपर डिपेंड करती है, उनके फाइनेंसेस एवरग्रांड के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो टेक्निकली वो सारा का सारा जब एवरग्रांड बैंकरप्ट होता है, खत्म होता है, तो ऑटोमेटिकली सारी कंपनीज, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो जितने भी हैं, बैंक्स हैं, जो लीजिंग कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो सप्लायर्स हैं इंडस्ट्रियल, वो सारे के सारे डिफॉल्ट कर जाते हैं और उससे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। इसके अलावा सेकंड जो चाइना की अगर देखा जाए, ठीक है, वो पूरी मार्केट के ऊपर 20% अगर दूसरी बड़ी कंपनियां 20% इंपैक्ट करती है ऑटोमेटिकली चाइना की इकोनॉमी के ऊपर, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि चाइना आपको पता है पूरी दुनिया का एक बिगर प्लेयर है और दिस कैन बी अ लिटिल बिट बैड फॉर द होल वर्ल्ड, ये रिसेशन की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, अगर हम सिर्फ इन सारी चीजों को भी भूल जाते हैं, सिर्फ अगर इस चीज को भूल भी जाएं, तो
तकरीबन 2 लाख, मेरे पास जो रिकॉर्ड है, दो किस्म के रिकॉर्ड्स हैं। 1,23,000 तो एम्प्लॉयज वो हैं जो ऑफिशियल एम्प्लॉयज हैं इनके, मतलब जो इनके ऑफिशियली काम करते हैं। ये इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं है इन्वॉल्व, इसमें किसी किस्म के भी वो लोग इन्वॉल्व नहीं है जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मजदूर, वो मतलब क्या उसको बोलते हैं, इंजीनियर्स या वो कंस्ट्रक्शन वाले, इसमें वर्कर छोड़ के भी 1,23,000 तो सिर्फ उनके वर्कर्स हैं। इतनी बड़ी कंपनी आप देख लीजिए, मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख एम्प्लॉयज वाली जो कंपनी है, कितने लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ऑटोमेटिकली एक कंपनी के डिफॉल्ट करने से। जब एक कंपनी डिफॉल्ट होगी तो ऑटोमेटिकली कितने ज्यादा लोगों को लॉस होगा, कितने ज्यादा फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाएगी, कितने ज्यादा घर जो है बर्बाद होंगे। अभी हम इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अभी तो एम्प्लॉयज की बात की हमने। अच्छा, चाइना की इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट सिचुएशन जो है ना, नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट था इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था। वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ा एक रियल एस्टेट हब है चाइना, एरिया वाइज भी, कंस्ट्रक्शन वाइज भी, साइज वाइज भी। टेक्निकली ये जनाब ना मतलब 10% जो ये चाइना की रियल एस्टेट मार्केट है, वो 10% पूरी चाइना की मार्केट है टेक्निकली अगर देखा जाए। मतलब चाइना में मोबाइल्स बन रहे हैं, चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स का बाकी सामान बन रहा है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सामान बन रहा है, प्लास्टिक का सामान बन रहा है, टॉयज बन रहे हैं, जितना कुछ भी बन रहा है वो सब 90% है और 10% सिर्फ रियल एस्टेट है। इतनी बड़ी जब एक इफेक्ट आएगा ऑटोमेटिकली तो पूरे चाइना को हिला के रख देता है। अच्छा, इसके अलावा मतलब देखा जाए तो इकोनॉमी जो चाइना की है वो ना करते करते पूरी दुनिया की इकोनॉमी के परफेक्ट कर देगी, क्योंकि चाइना के साथ हर बिजनेस का, हर कंट्री का एक कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई बिजनेस रिलेशन है बेसिकली। तो चाइना गवर्नमेंट अभी कोशिश तो कर रही है कि इस एवरग्रांड को बेसिकली बेल आउट कर दिया जाए, इसकी कवर किया जाए, इसको किसी तरीके से, जैसा हमारे पाकिस्तान में होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी तरीके से वहां पर कुछ ऐसा तरीका कोई निकाला जाए कि जिससे इसको कवर किया जाए, इसको इस स्ट्रक्चर को तबाह होने से बचाया जाए, क्योंकि ये वो वाइड कंपनी है जो तबाह होगी तो ये आधे चाइना को हिला के रख देगी, इसके अलावा पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और मतलब लाइक इसका सिर्फ आप एग्जांपल दें कि इसका सिर्फ और सिर्फ शेयर्स गिरने से कितने लोग, कितने इन्वेस्टर तबाह हो जाएंगे, इसकी कितने ज्यादा इन्वेस्टर तबाह होंगे। मतलब अगर देखा जाए हम लोग अगर नंबर्स की बात करें, ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट बेल आउट कर भी देती है तो $310 बिलियन का कभी बेल आउट नहीं कर सकती। वो मैक्सिमम क्या करेगी, 69 तकरीबन मिलियन डॉलर है, या $670 मिलियन, $670 मिलियन सिर्फ लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, जो पे कर सकती है या कवर कर सकती है या बेल आउट कर सकती है, जो बैंक्स को कवर कर सकती है। बाकी सारा का सारा जो मतलब लाइक ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो तो नहीं क्लियर किया जा सकता है टेक्निकली। इसके अलावा भी $310 बिलियन का बिजनेस अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, इसके अलावा जितना हार्ड वर्क चल रहा है, जितना हार्ड टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रही है चाइना की इस वक्त कि इसको कैसे अपने पांव पे खड़ा किया जा सकता है, इस कंपनी को कैसे अपने पांव पे खड़ा किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल किया जा सकता है, कैसे मतलब लाइक वो जो इतना हैवी रिस्क हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से मतलब लाइक तकरीबन $600-700 मिलियन की सेक्रीफाइस तो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन बाकी सारे को कैसे कवर किया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जनरना एक प्रॉब्लम चल रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है अगर इसके ऊपर, काफी ज्यादा पिछले कुछ अरसे में। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स ने भी ये चीज बात की थी, मैं अगर आपको इस पे एक्सप्लेन करूं तो कि ये मतलब एवरग्रांड का जो फेल है ये कोई बहुत बड़ा फेल नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा फेल नहीं होगा, ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन चाइना का सेंट्रल बैंक जो है वो बेसिकली उसने सितंबर 2017 में भी इनको $14 बिलियन जो है इनको इजेक्ट किए हुए, इनको दिए हुए। $15 बिलियन इन्होंने आजकल में बिल्कुल उनको दिए हैं ताकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंप्लीट करें, इनको चला सके किसी न किसी तरीके से, लेकिन फिर भी ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये पूरी मार्केट को जैसे इफेक्ट करेगी, ऑटोमेटिकली तमाम कंट्रीज की स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब हो सकती हैं, रिसेशन की सूरत हाल हो सकती है अगर देखा जाए। ठीक है, बाकी रहेगी बात अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की बात करें तो पिछले 8-9 महीने से वो तकरीबन डेड हुए पड़े हैं ऑटोमेटिकली, काफी उनके शेयर्स क्योंकि पूरे साल से या 9वां महीना चल रहा है ऑटोमेटिकली, और ये पूरा का पूरा शेयर्स वैल्यूज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत ज्यादा गिर चुकी है ऑटोमेटिकली। जितने लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो भी तबाह हो चुके हैं इस मामले के अंदर।
बाकी वो माइकल फरी हैं, ये माइकल बरी बेसिकली, ये फाउंडर हैं शॉन कैपिटल एलएलसी के, उन्होंने भी ट्वीट की थी, उन्होंने भी यही कहा बेसिकली पिछले दिनों में कि भाई ये रिस्ट्रिक्शंस या ये इस वाले से डेबिट जब इनका ये जितना चल रहा है ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। चाइना की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उठाने के लिए भी पूरी बहुत ज्यादा लेवरेज देना पड़ेगी, लेकिन जितनी लेवरेज पहले दी जा सकती है या जितनी लेवरेज दी है चाइना ने, इससे ज्यादा अभी देना ये खतरनाक है, बल्कि इसको तो डी लेवरेज करना पड़ेगा। टेक्निकली माइकल ने यही सादा लफ्जों में बोला कि चाइना को गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए लेकिन वो कर नहीं सकती। सादा लफ्जों में उन्होंने कहा कि भाई वो कहते हैं कि साडे लो ना है, ठीक है, वो मेन बेसिकली हमारी तरफ से ना है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ कमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। एवरग्रांड की बेसिकली जो सबसे बड़ी जो बैंकरप्सी है, जो इसका मतलब लॉसेस में जो चला गया इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये कुछ ही दिनों में या कुछ ही वीक्स में हो सकता है। अगर ये हो गया, ये पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो चाइना की है उसको इंपैक्ट कर सकते हैं, चाइना की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकते हैं, चाइना की गवर्नमेंट को इंपैक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है ये है कि ऑटोमेटिकली यही इंपैक्ट पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। ये स्टॉक मार्केट में 2-3% डाउन भी बहुत बड़ा वोलेटिलिटी समझी जाती है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी समझी जाती है, बहुत ज्यादा डाउन एक समझा जाता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर का डाउनफॉल है, ठीक है। बाकी जो बैंकरप्सी है एवरग्रांड की, वो काफी हद तक मतलब लाइक जितना हमने स्टडी किया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, वो तो मतलब लाइक अगर चाइनीज गवर्नमेंट कुछ इनडायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती तो वो बिल्कुल है और वो होना ही होना है, ठीक है। अगर ये क्राइसिस आते हैं इस किस्म के क्राइसिस आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कुछ टाइम में ही ये क्राइसिस ऑटोमेटिकली इंपैक्ट करेंगे चाइना गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि श्रीलंका में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, सिंगापुर में है, बाकी यूएस में इवन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इनके हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जहां जहां वो वहां सभी जगह पे इंपैक्ट करेगा। अब सवाल ये बनता है कि हम प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं इस पोटेंशियल क्रैश से बचने के लिए। ये अच्छा, ये भी याद रखिए कि ये पोटेंशियल क्रैश क्रिप्टो के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, ये फॉरेक्स के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, एंड ये पोटेंशियल क्रैश पॉसिबल है। ये एक जो कह रहे हैं कि मतलब लाइक अगर देखा जाए ये डाउनफॉल चल रहा है, ये जो एक रिसेशन का दौर आने वाला है या आ सकता है, इसका ये जो पोटेंशियल, हमें इससे बचना कैसे है, इसके लिए बहुत ज्यादा हमें इनकी उकाब की आंखें रखनी पड़ेगी, मार्केट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। चाइना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बड़ा इंपॉर्टेंट देखना होगा इस वक्त, उनको इन्वेस्टर्स हजरात को स्पेशली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है चाइनीज पॉलिसीज के ऊपर, चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, कि वो किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बाकी यूएस के स्टॉक्स जो है उनको बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होगा, जितने भी यूएस स्टॉक्स हैं वो S&P 500 वो टॉप पे चल रहा है, मतलब मैं अभी चार्ट भी इसमें आपको शेयर दिख रहे होंगे, तो टॉप पे चल रहा है, यूएस इंडेक्स टॉप पे चल रहा है, वो बहुत ज्यादा गिर सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं। सो मैं सादा लफ्जों में कहूंगा कि एवरग्रांड की जो इस वक्त उधार की जो डेबिट की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है इकोनॉमी को, स्पेशली चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है, और यही चाइनीज इकोनॉमी को इफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और ये अगर किसी भी सूरत में अगर इस तरह का होता है कुछ ऐसा पॉसिबल, तो बहुत ज्यादा ये लॉसेस में जाएगा। हम अभी बात नहीं कर रहे कि उन लोगों को जिन लोगों ने इस जगह पे इन्वेस्ट किया था, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो लोग बर्बाद हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे वो डाउन हो जाएंगे, या उन लोगों की भी बात नहीं कर रहे थे जो वो 15 लाख लोग जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी अपने घरों की इनके साथ, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो कंट्रीज इंपैक्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान इटसेल्फ कैन गेट इंपैक्ट, पाकिस्तान में ग्वादर का प्रोजेक्ट चल रहा है, सीपैक चल रहा है, सीपैक के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, तो टेक्निकली सीपैक के ऊपर भी काफी इफेक्ट आ सकता है अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया ना एवरग्रांड को सेव करने के लिए। ये किसी हद तक सीपैक के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा। जो पाकिस्तान के ग्वादर के प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरीके से ये अफगानिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, मतलब श्रीलंका में हो रहे हैं, तो बहुत से ऐसे
प्रोजेक्ट्स हैं जो मलेशिया में है। मलेशिया की आधी इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंड कर रही है। सिंगापुर तकरीबन सारा का सारा चाइना ने बनाया है। तो अगर देखा जाए तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है और यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो ये एक बेसिक डिटेल एनालिसिस थे मेरे। मैंने जितना स्टडी किया, जितना ऑब्जर्व किया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया बड़ा बिल्कुल क्लियरली नंबर्स के साथ। कोशिश की है कि ये नॉलेज को बिल्कुल फेयरली आपके पास आए बगैर अपने नॉलेज के। मेरा अब इसमें मेरा अपना जाती कंक्लूजन क्या है? मेरा जाती कंक्लूजन ये है कि एवरग्रांड को हमें देखना पड़ेगा। हम उसके एनालिसिस देखें, उसके चार्ट्स को देखें, उनकी ग्रोथ को देखें कि कैसे वो डाउन हुई है, अब वो कितने लॉसेस में जा चुके हैं, कैसे वो दुनिया के दूसरे मामलात में इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ये कंपनी दूसरी इकोनॉमीज को तबाह कर सकती है। तो स्टॉक मार्केट के लोगों को जरा मोहतात होना है, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जरा कंट्रोल करना है, उन्होंने अपने आप को देखना है, अपनी फंड मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को जरा मेंटेन कर लें। स्पेशली स्टॉक मार्केट में, यूएस स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में, जो नेस्डेक के ऊपर ट्रेड करते हैं, जो S&P 500 के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा जरूरी समझना है। चाइनीज पेयर्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको बहुत जरूरी है। फॉरेक्स में गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। गोल्ड टेक्निकली क्रिप्टो मार्केट्स में, अच्छा ये किसी हद तक इस वक्त ऐसा अनक्लियर सी चीज है, तो ये पैसा ऑटोमेटिकली लॉसेस में या किसी जगह पे लॉस जनरेट होता है तो ये पैसा क्रिप्टो में भी घूम सकता है। टेक्निकली क्रिप्टो के मतलब अनसर्टेन है, कुछ कह नहीं जा सकता, लेकिन ये किसी हद तक ये क्रिप्टो को बूस्ट भी दे सकता है, क्योंकि क्रिप्टो लास्ट टाइम भी कोविड में आपने नोट किया कि मार्केट सारी क्रैश हो रही थी, डाउन हो रही थी, कंट्रीज बंद हो रही थी, इकोनॉमीज बंद हो रही थी, लेकिन क्रिप्टो मार्केट ग्रो हो रही थी क्योंकि सारा पैसा उन मार्केट से निकल के जिसमें वॉल्यूम नहीं था और इस मार्केट में आ गया जो अनरेगुलेटेड मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, और इससे काफी ज्यादा ग्रो हुआ। और एक टाइम हमने वो भी देखा जो बिटकॉइन $64,000 के ऊपर भी गया और पूरी मार्केट $2 ट्रिलियन में चली गई। तो ये भी हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा हाई चली जाए, मतलब इंपैक्ट ले से या बहुत ज्यादा फायदा ले से, और ये भी हो सकता है कि ये क्रिप्टो मार्केट को भी डिस्ट्रॉय मतलब काफी हद तक डाउन करे। क्रिप्टो मार्केट तो वैसे ही बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है इसको, लेकिन ये है कि एवरग्रांड की जो डेबिट की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन 2 लाख यूजर्स, उन 2 लाख घरों के लिए, जो 2 लाख एम्प्लॉयज के लिए, 2-2.5 लाख जो इसके मुलाजिम हैं, जो एम्प्लॉयज हैं पूरी दुनिया में या चाइना में, उन लोगों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। उन लोगों को जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इंपैक्ट कर सकती है। ऑलरेडी इनके शेयर जीरो हो चुके हैं, तकरीबन डाउन टू 90% डाउन हो चुके हैं। सो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को बड़ा इंपॉर्टेंट है वो जरा सोच समझ के इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। ये नॉलेज बेस पे टोटल वो एक वीडियो थी, इसका कोई फाइनेंशियल जनाब किसी किस्म का मतलब लाइक एडवाइस नहीं है। यू हैव टू थिंक इन योर राइट वे, आपको बहुत सोच समझ के कुछ भी लेना है, स्टेप अगर लेना नहीं तो ये नॉलेज बेस पे था, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इसमें किसी किस्म का भी कोई लॉस होता है या कोई भी आपकी ट्रेड में, तो वी आर नॉट बेसिकली, आई एम नॉट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वी जस्ट शेयर्ड यू द एग्जैक्टली नंबर्स एंड फिगर्स व्हाट एवर हैपनिंग। बाकी एवरग्रांड के लिए दुआ गो है कि वो भी बेहतर हो ताकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी या चाइना की इकोनॉमी को इतना ज्यादा इंपैक्ट ना हो, इतने लोगों को नुकसान ना हो। बाकी रहेगी बात ये कंपनी पहले लेमैन कंपनी के साथ 2008 में हो चुका है, पूरी दुनिया में एक दफा रिसेशन आ चुका है, यूएस इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है दोबारा भी। तो बाकी इस वीडियो के लिए देखने के लिए अभी तक के लिए मैं बहुत ज्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना नॉलेज, बेहतरीन नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सके, कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर सके आपको मिले, लेकिन बहुत सी गलतियां, कोताहियां, खामियां हम में भी होंगी। हमें अगर वो तो आप प्लीज शेयर करें। आल्सो अपना कमेंट करें, कोई भी आपको टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर नॉलेज चाहिए आपको, तो आप जरूर शेयर किया करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके ऊपर आंसर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये काविश है आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की, विदाउट एनी बेनिफिट्स, विदाउट एनी नॉलेज। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इसके ऊपर कोई हमें मोनेटाइजेशन हो या इस चीज, मेन मकसद आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, आप तक पहुंचना है, आप तो गाइड करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।